नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य, हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। मित्रों, पिछले व्याख्यान में मैंने आप सबके साथ आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों की चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं उनके विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मित्रों, हर युग का साहित्य अपने युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है और हमने देखा आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। सामाजिक परिस्थिति भी दयनीय थी, दीनहीन अवस्था में थी और धार्मिक स्थिति में भी असंतुलन दिखाई देता है। साहित्य हमेशा हमेशा अपने युग से प्रभावित होता है और इसी के मद्देनज़र अगर हम आदिकाल के साहित्य का अवलोकन करते हैं तो हमें आदिकाल की विभिन्न ये निम्न प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करते हैं। तो पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के जितने भी कवि हुआ करते थे वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रह करके कविता किया करते थे। यही उनकी जीविका का साधन था और कविता करने के पश्चात पारिश्रमिक के रूप में उन्हें जो मुद्राएं मिलती थी उसी से उनका भरण पोषण होता था। तो लाजमी है कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर उन्हें खुश रखना चाहते थे। यही कारण है कि आदिकाल की रचनाओं में हमें उनके जिस राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, जिस राजा के दरबार में रहा करते थे, जिनके आश्रय में रहा करते थे, वो अपने आश्रयदाता, अपने अन्नदाता की प्रशंसा किया करते थे। दूसरी विशेषता है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल की रचनाओं में हमें वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। अधिकांश रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत दिखती हैं। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। तो वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं के साथ साथ हमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता दिखती है, जिसका कारण यह है कि तत्कालीन समय के राजा जिस तरह से प्रसन्न होते थे, आश्रयदाता कवि, आश्रय में रहने वाले कवि, राजाश्रित कवि, उनकी प्रशंसा में श्रृंगार परक रचनाएं भी किया करते थे। और अगर हम देखें तो आदिकाल में कृष्ण और राधा को नायक नायिका बनाकर विद्यापति ने भी घोर श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। इसके साथ साथ हमें शांत रस भी दिखाई देता है, जैसे विद्यापति ने गंगा स्तुति और शिव स्तुति, दुर्गा स्तुति, इस तरह से उन्होंने रचनाएं की। तो एक और जहाँ पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, वीर जैसी रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत दिखती हैं, तो हम विद्यापति की पदावली को ही ले लें तो उसमें श्रृंगारिक रचनाएं नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को मान करके घोर श्रृंगारिक रचनाएं की गई। तीसरी
विशेषता अप्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक रचनाएं हैं। आदिकाल की तीसरी विशेषता अप्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक रचनाएं। हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण पृथ्वीराज रासो। अक्सर इस पर सवाल उठते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है अथवा अप्रामाणिक है, क्योंकि उसके प्रमाण सही सही नहीं मिलते। इतनी कल्पनाएं और कल्पना का पुट इतना ज़्यादा कि उसका प्रमाण मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी नाम मिलते हैं तो प्रमाण नहीं, और इसी कारण उसमें ऐतिहासिकता का अभाव भी दिखता है। अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। तो ऐतिहासिकता का अभाव मिलने के कारण कल्पना की इतनी प्रचुरता थी, इतनी ज़्यादा ऊंची उड़ान थी कि राजा के आश्रय में रहने वाले कवि राजा की इस हद तक प्रशंसा करते थे मानो उनकी तुलना वो अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करने लगते थे। अगली विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकाल की एक विशेषता यह भी है कि युद्धों का सजीव वर्णन दिखाई देता है। युद्धों के सजीव वर्णन के पीछे कारण यह है कि आदिकाल में जो भी कवि हुआ करते थे, राजा के आश्रय में रहने वाले, दरबार में रहने वाले, तो जब भी युद्ध का वक्त आता था तो युद्ध स्थल पर, युद्ध क्षेत्र में वे कवि भी हुआ करते थे, और युद्ध क्षेत्र में रहने के कारण युद्ध का सजीव वर्णन वे किया करते थे। अगली प्रवृत्ति है संकुचित राष्ट्रीय भावना। जैसा कि हम देखते हैं कि आदिकाल के राजा छोटी छोटे जनपद में बंटकर अपने आप को उसका स्वामी मानकर प्रसन्न हुआ करते थे। अपना एक छोटा छोटा राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध किया करते थे और उसी को अपना राष्ट्र मान बैठते थे। तो राष्ट्र के प्रति ये संकुचित भाव उस वक्त की विशेषताओं में एक विशेषता है। अब अगली प्रवृत्ति है लोक जीवन के चित्रण का अभाव। अब चूंकि कवि राजा के आश्रय में रहकर रचनाएं किया करते थे उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो उन्हें लोक से क्या मतलब? उनके आश्रयदाता, उनके अन्नदाता प्रसन्न हों, बस वही काफी था उनके लिए। वे स्वर्णिम सुखाय रचना किया करते थे, समाज के लिए नहीं, वो अपने लिए, अपने अन्नदाता के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचना किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगली प्रवृत्ति। उस आदिकाल में दो तरह के काव्य के रूप दिखाई देते हैं, मुक्तक और प्रबंध। काव्य का रूप दो तरह का था, मुक्तक रचनाएं हुआ करती थी और प्रबंध रचनाएं हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। अब ये डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल अर्थात अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी बोली, यह डिंगल भाषा कही जाती थी, और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा यह पिंगल कही जाती है। तो जितनी भी आदिकाल की रचनाएं थीं वो रचना डिंगल और पिंगल से प्रभावित थी। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। डिंगल थोड़ा कर्कश, जिसमें ओज
होता था और पिंगल भाषा थोड़ी मुलायम होती थी। अगली प्रवृत्ति हम देखते हैं कि आदिकाल की रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग दिखाई देता है। दोहा, रोला, तोटक, छप्पै, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे छंद, यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो को तो छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो छंदों का प्रयोग चमत्कार पैदा करने के लिए, अलंकारों का प्रयोग, अतिशयोक्ति, इन सब अलंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं रासो शैली की प्रधानता। शैली के रूप में रासक जो एक रूपक है, जो गेय है, तो लौकिक साहित्य जितने रासो ग्रंथ की हमें अधिकता मिलती है आदिकाल में। अब प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है। एक और वीर, शौर्य, श्रृंगार की रचनाएं हैं तो दूसरी ओर प्रकृति चित्रण की भी अच्छी रचनाएं, प्रकृति चित्रण भी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। पेड़, पहाड़, नदी, आसमान, बादल, इन सभी चीज़ों का वर्णन बहुत मनोरम रूप से मिलता है। नारी सौंदर्य का चित्रण अगली विशेषता हम कह सकते हैं। नारी के सौंदर्य का चित्रण करना भी उस समय की रचना की प्रवृत्ति थी, विशेषता थी। अगला हम देखते हैं कि अंतर्विरोध। अब ये अंतर्विरोध क्या है? अगली प्रवृत्ति अंतर्विरोध है। तो अंतर्विरोध क्या है? पूर्व और पश्चिम का भेद। पश्चिम साहित्य रूढ़िग्रस्त है, राजा की झूठी प्रशंसा तथा मिथ्या नैतिक प्रचार दिखाई देता है, और पूर्व के साहित्य में रूढ़ियों का विरोध, जातिवाद पर प्रहार, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके साथ ही काव्य में अगर अंतर्विरोध को ढूंढे तो इस दृष्टि से भी विद्यापति मत अगर देखते हैं तो शैव और वैष्णव दो मतों की प्रधानता थी, और विद्यापति अंतर्विरोध को देखने के लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं। विद्यापति की पदावली जिसमें शैव और वैष्णव दोनों का वर्णन मिलता है एक साथ, एक ही काव्य में। तो ये सारी चीज़ें आदिकाल के काव्य की विशेषताएं थीं, आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, और जैसी भी है, जो कुछ भी है, इन सब के बावजूद हमें आदिकाल के महत्व को हम भुला नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आदिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं। फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।